गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक का था, जहां आंदोलन का प्रतिनिधित्व बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग ने किया, जिन्हें हम उदारवादी के रूप में जानते हैं। जबकि राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा युग, जो 1905 से 1919 तक का रहा, तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी परिपक्व हो गई थी। इस दौर में आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों के हाथ में आई, जिनका एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य से मुक्ति एवं पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहिष्कार एवं स्वदेशी के मार्ग को चुना। हालांकि ये उदारवादियों की तरह राजनीतिक भिक्षावृत्ति के खिलाफ थे, किंतु फिर भी उन्होंने शांतिपूर्ण सक्रिय राजनीतिक आंदोलनों में विश्वास व्यक्त किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस की मांगों के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति से आहत होकर कांग्रेस का नेतृत्व कुछ जुझारू युवा नेताओं के हाथ में आया, जिन्हें लाल बाल पाल की त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और साथ ही अरविंद घोष। ये तिलक ही थे जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा जैसा जोशीला नारा भारत को दिया। लाला लाजपत राय का नारा था कि अंग्रेज भिखारी से बहुत अधिक घृणा करते हैं, आइए उन्हें बता दें कि हम भिखारी नहीं। बिपिन चंद्र पाल का कथन कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज्य ले लो, तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को प्राप्त नहीं करता जिसकी सामर्थ्य मुझ में न हो। इसी तरह अरविंद घोष का कथन कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवन श्वास है, जिसके बिना एक जाति की नैतिक उन्नति की बात सोचना मूर्खता होगा। उग्रवादियों के उदय के कारणों की चर्चा करते वक्त हम पाते हैं कि सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण था उग्रवादियों का उदारवादियों के कार्य के तरीकों के प्रति गहरी नाराजगी। उग्रवादियों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार उदारवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति पर ध्यान नहीं दे रही। वे स्वराज्य के लिए युवाओं में एक नया जोश पैदा करना चाहते थे और जिसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहे। साथ ही कुछ ऐसी समसामयिक घटनाएं भी हुई जिन्होंने उग्रवाद के उदय में अपनी भूमिका अदा की, और वे घटनाएं प्राकृतिक प्रकोप के रूप में हम देख सकते हैं। 1876 से 1900 के मध्य भारत में लगभग 18 बार अकाल आया, जिससे जनधन को बहुत हानि हुई। 1897 में बम्बई प्लेग की चपेट में आ गया। सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि वो प्लेग की रोकथाम करे, बल्कि प्लेग की जांच के बहाने भारतीयों के घरों में उनकी बहन बेटियों के साथ अमानवीय व बर्बर व्यवहार किया गया। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी मिस्टर एन और आमस की गोली मारकर हत्या कर दी। तिलक ने अपने पत्र केसरी में इस प्राकृतिक प्रकोप के समय सरकार की कटु आलोचना की और इसी से विवश होकर सरकार के विरुद्ध एक मोर्चा खोल दिया। यही नहीं, कुछ समकालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी उग्रवाद को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। जैसे 1896 में इथोपिया द्वारा इटली पर विजय और 1905 में जापान द्वारा रूस पर विजय ने राष्ट्रवादी नेताओं या उग्रवादी नेताओं के आत्मविश्वास में वृद्धि की। इस समय लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों का भारतीय युवा मन पर बहुत बुरा असर पड़ा। कर्जन के 7 वर्ष के शासनकाल को शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों का काल कहा जाता है। कर्जन के प्रतिक्रियावादी कार्यों में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट और सबसे महत्वपूर्ण बंगाल विभाजन 1905 का उग्रवादी विचारधारा को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ।
लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में अंग्रेज सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के फैसले के कारण देश भर में आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों को लगा कि ये फैसला हिंदू मुस्लिम समुदाय के मध्य खाई पैदा करने के लिए लाया गया है, जबकि ब्रिटिश सरकार ने इसका कारण प्रशासनिक सुशासन बताया। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद को उद्वेलित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो पूर्णतया हम ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों का एक शोषणमूलक चेहरा, अंग्रेज़ों का एक शोषणकारी चेहरा भारतीयों के सामने आया, उसने उग्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उग्रवादियों के राजनीतिक लक्ष्य कौन से थे, उनको अगर हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि उग्रवादियों का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था। वे पूर्णतः राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के समर्थक थे तथा इंग्लैंड से संबंध विच्छेद कर स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे। 1905 के बनारस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों की जो पृथक सोच और संघर्ष सामने आ गया था, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने दोनों के बीच इस फूट को रोकने के उद्देश्य से अध्यक्ष पद से कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य घोषित किया और साथ ही स्वराज्य, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया। उग्रवादियों ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए ये कहा था कि हमारा आदर्श दया याचना नहीं, आत्मनिर्भरता है। उग्रवादियों ने अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वदेशी के द्वारा भारतीय जनमानस में आत्मनिर्भरता के संस्कार के निर्माण का प्रयास किया। उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिए और आम भारतीय को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का सहारा भी लिया। तिलक ने मराठा और केसरी तथा बंगाल से प्रकाशित सांध्य और युगांतर के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाए। अरविंद घोष का लेख टू माई कंट्रीमैन भी राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में अग्रणी रहा। तो अधिक से अधिक भारतीय जनमानस को अपने आंदोलन से जोड़ के उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संस्कार पैदा करके स्वराज्य और स्वशासन की प्राप्ति ही उग्रवादियों का राजनीतिक लक्ष्य था। उग्रवादियों की कार्यप्रणाली उदारवादियों की कार्यप्रणाली से बिल्कुल उलट थी। जहां उदारवादी मानते थे कि भारत और ब्रिटेन के हित समान हैं, वहीं उग्रवादी ब्रिटेन और भारत के हित नितांत विरोधी मानते थे। उग्रवादियों ने ब्रिटिश शासकों के प्रति भक्ति एवं सहयोग की नीति अपनाने के स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रमों को अपनाने का समर्थन किया। इसीलिए उनके साधनों में बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान मिला। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से आरंभ हुआ। स्वदेशी का अर्थ था या है अपने देश का, व्यापक रूप से इसका अर्थ है ब्रिटेन, या अर्थ था ब्रिटेन के माल का बहिष्कार और भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग, ताकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। स्वदेशी का दूसरा पहलू था बहिष्कार। बहिष्कार हर उस चीज़ का जो विदेशी है, सरकारी नौकरियां, प्रतिष्ठान, उपाधि, सामान, सभी का बहिष्कार। लाला लाजपत राय ने सही कहा था कि दुकानदारों की जाति ब्रिटिश राष्ट्र को नैतिकता के ऊपर आश्रित तर्कों की अपेक्षा व्यापार में घाटा होने की बात अधिक प्रभावित कर सकती है। इसी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर पिकेटिंग शुरू हुई। इस बहिष्कार आंदोलन ने भारतीय उद्योग, विशेष तौर पे वस्त्र उद्योगों को सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कोष भी बनाया गया था। उग्रवादियों ने राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए इसी में भारतीयों के हित निहित होने की बात कही। गुरुदास दास बैनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद
एवं तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। उग्रवादी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक नवजागरण की संतान थे, इसीलिए वे पाश्चात्य शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक बने। उग्रवादियों ने जनसभाओं एवं विरोध प्रदर्शन कर भारतीयों को एक सूत्र में बांधा। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू करके और इनका उपयोग राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचार प्रसार में किया। कालांतर में महात्मा गांधी ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपने आंदोलनों का हिस्सा बनाया। अंत हम ये कह सकते हैं कि उग्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया और उसे मध्यम वर्ग तक पहुंचाया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों का योगदान अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों ने अपना गहरा असर छोड़ा। बंगाल विभाजन से शुरू हुआ ये आंदोलन आगे चल के बंगाल विभाजन के रद्द होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जगत पर भी उग्रवादियों का गहरा असर पड़ा। उग्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाया। उन्होंने मध्यम वर्ग और जनसाधारण तक इस आंदोलन को पहुंचाने में सहायता प्रदान की। उनका लक्ष्य न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था, बल्कि भारतीय नवयुवकों के लिए एक सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी था। उन्हीं के दबाव के कारण 1909 का मॉर्लेमेंटो सुधार पारित हुआ। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। उन्होंने उदारवादियों की आराम कुर्सी की राजनीति को खारिज करके त्याग और कष्ट की राजनीति का मार्ग चुना और भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया, जिसे आगे चल के महात्मा गांधी ने पुष्पित और पल्लवित किया। अतः उग्रवादियों का भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हुआ। धन्यवाद।